नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस और फाइनल ईयर होम साइंस और आप सबका पेपर 4 है। जैसा कि आप सबको पता है पेपर 4 क्या है, सांख्यिकी अर्थात अनुसंधान पद्धति, और उसी में बी करके है रिसर्च मैथडोलॉजी। तो जो रिसर्च मैथडोलॉजी है, आज हम उन्हीं से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ बच्चों, यह जो प्रश्न आज मैंने आप सबके वीडियो में शामिल किया है, ये सभी प्रश्न आपके सीरीज से ही हैं और जितने भी प्रश्न सीरीज से हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इतना तो आप सबको पता ही है। तो बच्चों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दें और शेयर करते हुए वीडियो को अवश्य लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से आपके टीचर का मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप सबके लिए आज आप सबके टीचर ने क्या प्रश्न रखा है। तो बच्चों, ये मैं अवश्य कहना चाहूँगी कि ये प्रश्न जितने भी हैं सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप सब ध्यान से अवश्य देखना। तो प्रश्न 1 हमारा कह रहा है प्रश्नावली क्या है। तो बताइए, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, आप सबको पता है खंड आ है अति लघुत्तरीय, खंड बा है लघुत्तरीय और खंड सा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो इन्हीं 3 खंडों में आपका पेपर भी होगा। तो प्रश्नावली क्या है बच्चों? प्रश्नावली सामान्य रूप से जो प्रश्नावली का अर्थ होता है, क्या होता है? प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक, प्रारूप या प्रपत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? उत्तरदाता स्वयं भरता है। यदि आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसके आंसर स्वयं ही करते हो, इसलिए आप हुए उत्तरदाता। तो प्रश्नावली आप सब समझ गए होंगे प्रश्नावली होता क्या है। नेक्स्ट है हमारा आंकड़ों को परिभाषित कीजिए। आंकड़े, यदि आपको आंकड़े के ऊपर परिभाषा लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, स्वयं डिफिनीशन कैसे देंगे? तो आज हम वही देखते हैं क्या है आंकड़े की परिभाषा। जैसे किसी वस्तु अथवा प्राणी के विषय में, अगर कोई वस्तु है या प्राणी है उसके विषय में जो गुणात्मक तथा मात्रात्मक तथ्यों को सांख्यिकी भाषा में आंकड़े कहते हैं। जो गुणात्मक तत्व होते हैं और जो मात्रात्मक तत्व होते हैं वही सांख्यिकी भाषा में क्या कहलाते हैं? आंकड़े कहलाते हैं। और सांख्यिकी में आंकड़ों से तात्पर्य किसी वस्तु अथवा प्राणी की किसी विशेषता के गणितीय मान से होता है। उसके बाद देखते हैं एक और परिभाषा, सामान्य रूप से किसी वस्तु या प्राणी के विषय में प्राप्त सूचनाओं अथवा तथ्यों को आंकड़े कहते हैं। अगर किसी प्राणी या किसी वस्तु के बारे में जो आपको जानकारी प्राप्त होगी वही आंकड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। बताइए शून्य परिकल्पना होता क्या है? आप सब ऐसा है नहीं कि आप सब पहली बार देख रहे हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं क्या है शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना वह परिकल्पना है जो यह बताती है कि दो समूहों या दो चारों का आपसी अंतर शून्य है, अर्थात दो चरों का या दो समूहों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। इसीलिए बच्चों यह शून्य परिकल्पना की परिभाषित करने हुए कहा गया है। क्या कहा गया है? शून्य परिकल्पना को परिभाषित किया है, कहा गया है कि शून्य परिकल्पना की मान्यता यह है कि दो चारों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। इसका जो दो चर होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता सार्थक, क्योंकि इसका निर्माण अस्वीकृति होने के उद्देश्य से किया जाता है। और उदाहरण के लिए जैसे समूह आ है और समूह बा है कि बुद्धि में कोई अंतर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर है ऐतिहासिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? तो बताइए जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो जो बच्चों ऐतिहासिक अनुसंधान होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है इसमें कह रहा है कि आरंभ में ऐतिहासिक शोध का आशय अतीत की घटनाओं से संबंधित तथ्यों के संकलन तथा उनके व्यवस्थित विवरण से होता है। जो ऐतिहासिक शोध होता है वो आरंभ में जो बीत चुका होता है, जो बीती हुई घटनाएं होती हैं उन्हीं से संबंधित जो तथ्य होते हैं उनका हम व्यवस्थित रूप से विवरण करते हैं, वही हमारी ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। यह विश्वास किया जाता है कि ऐतिहासिक शोध पर शोध है
जिससे अतीत के तथ्यों एवं घटनाओं का संकलन किया जाता है। जो हमारे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मूवी बनी है, ये सब क्या है, आपके ऐतिहासिक जो विरासत है उसी के ऊपर बना है। जो उनको पता चला है शोध अर्थात रिसर्च के द्वारा जो उन्हें पता चला है, उसी के ऊपर वो अपनी मूवी को भी बनाए हैं। तो जिससे क्या होता है बच्चों, जिससे अतीत के तथ्यों एवं घटनाओं का संकलन किया जाता है तथा उनका व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आगे चलकर यह परिभाषा अमान्य हो गई है, क्योंकि अतीत के घटनाओं तथा तथ्यों के संकलन के स्रोत पर व्यक्तिगत पक्षपातों का गहरा प्रभाव देखा गया है। एक ही तरह के तथ्यों तथा घटनाओं के विवरण में शोधकर्ताओं के विचारों में काफ़ी असहमति पाई गई है। इसलिए वर्तमान में क्या हुआ बच्चों, ऐतिहासिक शोध का आशय ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं के संकलन तथा उनकी शुद्धता के आलोचनात्मक मूल्यांकन से है। जो आप सब कहीं पुरातत्व विभाग का संग्रहालय होता है, जहाँ पर आपके प्राचीन ऐतिहासिक जो ऐतिहासिक वस्तुएं होती हैं उन्हें सजा कर रखा रहता है आप सबको देखने के लिए। तो ये क्या है, ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा जो शोध के द्वारा मिला है उसी को वो लोग लगा के रखे हैं आप सबकी जानकारी के लिए। तो नेक्स्ट हमारा सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। जो सृजनात्मकता होती है वो क्या है, तो आइजेनिक जो थे उन्होंने क्या कहा, आर्सेनिक ने कहा कि सृजनात्मकता को परिभाषित करते हुए लिखा कि सृजनात्मकता वह योग्यता है। जी हाँ बच्चों, सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है और इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सरलीकरण क्या है। सारणीकरण क्या है बच्चों, तो देखते हैं क्या है। सारणीयन तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए जो सारणीयन तथ्य होते हैं उन्हें प्रदर्शित करने की एक व्यवस्थित विधि है और वो प्रोफेसर ब्लेयर के शब्दों में विस्तृत अर्थ में सारणीयन तथ्यों की खानों और पंक्तियों के रूप में एक क्रमबद्ध व्यवस्था होती है। और प्रोफेसर कोनेरो ने कहा, इन्होंने कहा कि सारणीयन किसी विचारधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकी तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। साक्षात्कार क्या है, अब देखते हैं क्या है ये। इसकी परिभाषा तो हम देख चुके, जो आगे देखे थे सृजनात्मकता, सॉरी बच्चों, सृजनात्मकता की परिभाषा देखे हैं आप। अब साक्षात्कार के बारे में जानते हैं। जो साक्षात्कार होता है उसका आशय होता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा उन व्यक्तियों से मिलता है जो अनुसंधान की समस्याओं से संबंधित होते हैं। इन्होंने कहा कि मानवेंद्र नाथ वासु ने कहा, एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। और पीवी यंग ने कहा कि साक्षात्कार को ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत, जो है आंतरिक जीवन है व्यक्ति का, उसमें थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप में प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। और नेक्स्ट हमारे गुडे एवं हॉट ने कहा, इन्होंने कहा कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा साक्षात्कार के प्रकार के बारे में। इसके प्रकार बच्चों 6 हैं और 6 में दूसरे का 4 है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 2 मुख्य भागों में भी अनेकों भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा संरचित साक्षात्कार, दूसरा है असंरचित साक्षात्कार, जिसके अंतर्गत केंद्रीय साक्षात्कार होता है और उपचार संबंधित साक्षात्कार होता है और अनिर्देशित साक्षात्कार होता है और पुनरावृत्त साक्षात्कार होता है। उसके बाद है तीसरा हमारा व्यक्तिगत साक्षात्कार, सामूहिक साक्षात्कार, 5 आकस्मिक साक्षात्कार, 6 है पूर्व व्यवस्थित साक्षात्कार। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हमारा माप क्या है। जी हाँ बच्चों, माप क्या है, आप सबने एमए फर्स्ट ईयर में पढ़ा है माप क्या है।
तो देखते हैं, व्यापक रूप से माप का अर्थ होता है कि वस्तुओं एवं घटनाओं के लिए नियमानुसार संख्या प्रदान करना। और प्रतिवेदन क्या है? इसके प्रतिवेदन के लेखन के विभिन्न चरणों को बताइए। तो जो प्रतिवेदन होता है बच्चों, वो विभिन्न चरण, जैसे प्रतिवेदन के 3 चरण होते हैं। पहला होता प्राथमिक भाग, दूसरा होता मुख्य ग्रंथ, तीसरा होता अंतिम भाग। तो प्राथमिक भाग में वो आते हैं, जैसे अंतर्गत आते हैं शीर्षक, सारांश, मुख्य शब्द। आप सब सारांश वगैरह लिखते हैं ना, शीर्षक का नाम लिखते हैं, ये सब क्या है? प्राथमिक भाग होता है। विषय वस्तु की सूची बनाना, सारणी एवं अंकों की सूचियाँ, भूमिका, आभार, व्यक्ति, अभिव्यक्ति एवं संक्षेपों की सूची आती आती है। उसके बाद मुख्य ग्रंथ में होता है, इसके अंतर्गत परिचय, साहित्यिक पुनरीक्षण, अनुसंधान की विधियाँ, प्राप्त तथ्य, चर्चा एवं विश्लेषण, निष्कर्ष एवं सिफारिश आदि लिखी जाती है। और अंतिम भाग होता है, इसके अंतर्गत परिशिष्ट टिप्पणी होती है, संदर्भ होता है और अनुसूची होती है आदि आते हैं। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।